आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध उपन्यास गोरा पर आधारित रेडियो धारावाहिक गोरा में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे इस धारावाहिक की 12वीं कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुना, विनय पहले तो ब्रह्म मत में दीक्षित होने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बाद में इसे ही अस्वीकार करके समाज का सामना करने को तत्पर होता है। परेश बाबू के अनुभव, महिम की पीड़ा, हारान की विनय और गोरा के प्रति प्रतिद्वंदिता, गोरा की मां आनंदमयी की उदारता, ललिता की विद्रोह भावना, सुचरिता की तर्कशीलता, गोरा के पिता कृष्णदयाल की धार्मिक प्रवृत्ति, हरि मोहिनी की भक्ति आदि के साथ कथा आगे बढ़ती है। लगता है सभी कहीं ना कहीं अपने को खोज रहे हैं। इस खोज के लिए जो तर्क चलते हैं वो कहीं ना कहीं गोरा से जुड़ते चले जाते हैं। विनय द्वारा शशिमुखी से विवाह अस्वीकार करने के बाद महिम चाहता है कि शशिमुखी का विवाह गोरा के शिष्य अविनाश से हो जाए। हरिमोहिनी, सुचरिता एवं गोरा के बीच भक्ति, मूर्ति पूजा, श्रद्धा आदि को लेकर गंभीर चर्चा छिड़ जाती है। गोरा विनय को भी धर्म के बारे में बहुत समझाता है, लेकिन विनय ने ललिता से किसी भी कीमत पर विवाह करने की ठान ली है। व्यक्ति, देश, समाज एवं धर्म के इन्हीं प्रश्नों के साथ सभी पात्र अपना अपना स्थान खोज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं इससे आगे। सुचरिता, कहाँ हो बेटी? बोलो मौसी, मैं इधर हूँ, इस कमरे में। यहाँ। अच्छा बताओ, कल रात खाना क्यों नहीं खाया? मौसी, खाया तो था। झूठ, सारा खाना वैसे ही ढका रखा है। हाँ, कल गौर बाबू से जो चर्चा हुई तो बस मेरा मन उसी में इतना डूब गया कि खाना खाने का ध्यान ही नहीं रहा मौसी। मुझे तो लगता है उसने तुझे मोह लिया है। पता नहीं मौसी, पर गौर बाबू मुझे अच्छे लगते हैं। और तू उनसे ही विवाह करेगी? क्यों? यही ना? अरे अभी ललिता और विनय का झंझट तो निपटा नहीं और एक नया उत्पात। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं मौसी। एक बात सुन ले सुचरिता, ये जो लोग बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं ना, अंदर से बड़े छोटे होते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो मौसी? अरे मुझे तो लगता है कि गोरा की नजर तेरी संपत्ति पर है। मौसी, नाराज मत हो सुचरिता, मैंने भी दुनिया देखी है। मौसी, तुम गोरा को समझती ही नहीं। वो तो एक जुझारू आदमी है और तुम। देखो मौसी, ऐसा उनके सामने मत कह देना। हाँ, ठीक है ठीक है। परेश बाबू है क्या? गौर बाबू, आइए गौर बाबू, आप ही की चर्चा चल रही थी। हाँ हाँ बेटा, सुचरिता तुम्हारी ही आरती उतार रही थी। क्या मतलब सुचरिता? कुछ नहीं, बैठिए ना। दरअसल इनके रिश्तेदार आए हैं तो कुछ। अच्छा चलिए छोड़िए, आप बैठिए तो सही। हाँ सुचरिता, विनय ने हमें छोड़ ही दिया। अरे वो कैसे? वो हमारे समाज में तो शामिल हुए नहीं, फिर छोड़ कैसे दिया? शामिल हो जाता तो अच्छा था, हमारे समाज को तो छुटकारा मिलता। आप समाज को यूं एकांगी रूप में देखते हैं। सुचरिता, जब कदम डगमगाने लगे तो हर कदम पर जोर देकर चलना ही ठीक होता है। आप विरोध से घबरा रहे हैं। मेरा मानना है कि समय की गति में अगर समाज बाधक बने तो चोट समाज को भी सहनी होगी। और मेरा मानना है कि समय की गति पानी की लहर की तरह है,
पानी के बहाव से किनारे टूटते रहते हैं, लेकिन उस टूटन को स्वीकार कर लेना किनारे का कर्तव्य है, ये मानना सही नहीं है। तो फिर सही क्या है? सही है श्रद्धा भाव से कर्म करना। श्रद्धा भाव से हम कुछ मिथ्या भी तो ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, मुश्किल ये भी है कि कोई भी कच्ची उम्र में ही विचारक बन बैठता है और फिर उसे कोई राह नहीं सूझती। इसलिए पहले श्रद्धा भाव से चीजों को समझना जरूरी है, तर्क करने की स्थिति उसके बाद आती है। गौर बाबू, कल से एक प्रश्न मेरे मन को मथ रहा है, अब पूछूं? पूछो। मूर्ति पूजा हमारे देश में होती है, ग्रीस और रोम में भी होती है, तो फिर दोनों मतों में बुनियादी अंतर क्या हुआ? सुचरिता, वहां के मूर्तिकारों की कल्पना ने जितना सौंदर्य बोध का सहारा लिया है उतना भक्ति या ज्ञान का नहीं। लेकिन हमारे देश में ज्ञान और भक्ति बहुत गहरे तक जुड़ी हुई है। मसलन हमारे राम सीता, राधा कृष्ण या शिव पार्वती केवल ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र नहीं है, बल्कि उनमें हमारी मनीषा का निरंतर तत्व ज्ञान समाया हुआ है। लेकिन समय के साथ ये तत्व ज्ञान बदलता भी तो है। नहीं, तत्व ज्ञान नहीं बदलता, बदलता उसका स्वरूप है। लेकिन उस बदलाव में पागलपन समाहित हो तो वो चल नहीं सकता। इसीलिए कहता हूं कि भारतवर्ष में परिवर्तन अंग्रेजी इतिहास की राह पर चलकर नहीं आना चाहिए। शायद स्त्री होने के कारण हमें समाज में जाने का उतना अवसर नहीं मिलता, इसलिए मेरे लिए ये बातें कुछ नई नई सी हैं गौर बाबू। ऐसा नहीं है सुचरिता, मैं कई ऐसे पुरुषों को जानता हूं जो कुछ ना जानते हुए भी समझते हैं कि उन्होंने सब कुछ जान लिया है। तुम में वो गहरी दृष्टि है सुचरिता, जो बात को गहरे रूप में समझ सकती है। मुझे डर लगता है गौर बाबू कि कल कहीं आपका मुझ में प्रकट किया गया ये विश्वास गलत साबित ना हो। लेकिन मुझे नहीं लगता, तुम्हारी योग्यता को समाज के सामने आना ही चाहिए। मौसी, आप इतनी देर से चुपचाप क्यों बैठी हैं? बेटा, तुम्हारी बातें मेरी समझ में तो आती नहीं। मुझे तो साफ साफ बता दो कि तुम हिंदू समाज को मानते हो या नहीं। मानता हूँ ना, पूरी तरह से मानता हूँ। फिर तुम्हारा ये व्यवहार कैसा है बेटा? कैसा व्यवहार? मैं कुछ समझा नहीं। अरे सुचरिता सयानी है, उसे घर का कुछ कामकाज भी तो करना है। इन बातों से उसका मन दूसरी तरफ चला जाएगा। क्या? मौसी, जानता हूं कि सुचरिता भी ब्रह्म मत में विश्वास रखती है, और यह भी जानता हूं कि इसी कारण उसे समाज में लोगों से मिलने जुलने का अवसर ज्यादा मिलता है। इसीलिए उससे खुलकर बातें कर रहा हूं। और आप ना जाने क्या क्या सोच रही हैं। अरे कल रात भी तुम दोनों यही बातें करते रहे और आज सुबह फिर आ गए। सोचो, वो तभी से रसोई में घुसी तक नहीं, घर का कामकाज छुड़वाकर उसे ज्ञान पढ़ा रहे हो। बेटा मौसी, मुझे अच्छा लगता है तो तुम मना क्यों करती हो? तुम चुप रहो सुचरिता। घर में ललिता, लीला और लावण्य भी तो है? समझदार है, पढ़ी लिखी है, उनसे जाकर बातें करो ना गोरा। सुचरिता के पीछे ही क्यों पड़े हो तुम? मौसी, देख सुचरिता, तेरी माँ को मरने से पहले मैंने वचन दिया था कि सुचरिता और सतीश का ध्यान रखूंगी। जब तक मैं हूं तब तक ये सब नहीं चलेगा। हाँ अच्छा, ठीक है मौसी। अच्छा, ये बताओ कि अपनी भांजी के ब्याह के बारे में भी कुछ सोचा है कि नहीं? मैं नहीं तो और कौन सोचेगा बेटा? उसका विवाह तो तुम्हारी पसंद से हो सकेगा ना? क्यों ना हो सकेगा भला? कोई योग्य पात्र सोच रखा है क्या? है तो, पर तुम्हें क्यों बताऊं? वो तुम्हारी इच्छा, पर हो सकता है कि मैं कुछ आपकी मदद कर सकूं। तुम क्या मदद करोगे भला? मेरा देवर है कैलाश, वो तुम्हारी सुनेगा या मेरी? लो, ना बताकर भी बता दिया। मैं तो कहती हूँ कि उसकी और सुचरिता की जोड़ी अच्छी रहेगी। क्या? मैं तो सोच रहा था कि आप मनोरमा के ब्याह की बात सोच रही हैं। वो अभी छोटी है, पहले सुचरिता फिर मनोरमा।
अब बोलो, मैंने ठीक सोचा ना बेटा? हाँ, वैसे ये कैलाश बाबू करते क्या हैं? अरे बहुत पढ़ा है, बहुत। कहाँ तक? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, पर हाँ, जब उसने एक बार गांव के पोस्ट मास्टर के विरुद्ध अंग्रेजी में चिट्ठी लिख दी थी तो हड़कंप मच गया था। हाँ, पोस्ट मास्टर साहब खुद घर तक चलकर आया माफी मांगने, बताओ। हाँ, तब तो ठीक है, मैं चलता हूँ। सुचरिता, जा रहा हूँ मैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, परेश बाबू, सतीश, सुचरिता, अरे अरे कोई है घर में? जब आओ तब घर खुला, आदमियों का कहीं पता नहीं। जी, बैठिए बैठिए हारान बाबू, मैं बाबा को भेजती हूँ। अरे अरे सुचरिता, बैठो, बात तुम्ही से करनी है। अभी वो आते हुए गली के मोड़ पर गौर बाबू से भेंट हुई, शायद यहीं से जा रहे होंगे। जी, वो इतनी जल्दी में थे कि पल भर भी नहीं रुके। सुचरिता, ये कौन है? मौसी बता रही हैं कि वो भी घर में हैं। हाँ, अरे अरे तुम बैठो तो सही। ये जिस तरह से विनय और ललिता का विवाह हो रहा है, ये सब ठीक है क्या? कुछ गलत भी नहीं है। महत्व मन के मेल का है। कौन से मंत्र पढ़े जाते हैं उनका नहीं है हारान बाबू। कौन कहता है ये सब? गौर बाबू की माँ आनंदमयी, वो सचमुच आनंद से भरी हुई हैं। लेकिन सुचरिता, ये सब ठीक नहीं है। तुम भी ठीक रास्ते पर नहीं जा रही हो। आप जो कहें, जो सोचें वो ठीक, दूसरे जो सोचें वो गलत। क्यों? बात मेरी तुम्हारी नहीं है, पूरे समाज की है। समाज समाज समाज, आप चाहते हैं मैं आपसे विवाह कर लूं, मौसी चाहती है मैं उनके देवर से विवाह कर लूं। मैं क्या चाहती हूँ ये तो ना कोई सोचता है ना पूछता है। और तुम चाहती हो कि तुम गोरा से विवाह कर लो, यही ना? इसमें क्या बुराई है? है बुराई। उसके और तुम्हारे धर्म विश्वास अलग अलग हैं, और ऐसा करने पर कुछ अनुचित घट गया तो उसकी जिम्मेदारी तुम पर ही होगी। जो होगा देखा जाएगा। यह ठीक नहीं है सुचरिता, एक बार पलट कर देखो, लौट आओ अपनी राह पर। मेरी राह वही है जो गौर बाबू की है। क्या कहती हो? ठीक कहती हूँ। आप सुनना ही चाहते हैं तो सुन लें, मैं भी उन्हीं के समाज की हूँ। तो कब दीक्षित हुई तुम उसके समाज में? और किसने दीक्षा दी तुम्हें? गोरा से दीक्षा ली है मैंने, वही मेरे गुरु हैं। और कुछ? तुम क्या समझती हो, वो समाज तुम्हें स्वीकार कर लेगा? ये क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूं। गुरुगिरी करना अलग बात है। अरे वो चेले चेलिया भी बना सकता है, पर वो तुमसे कभी भी विवाह नहीं करेगा। मैंने कहा ना, वो मेरे गुरु हैं। जो कहा है वो तो सुना है, लेकिन जो नहीं कहा वो भी तो हम समझ सकते हैं। आप इस तरह की बातें कर कर मेरा अपमान मत कीजिए हारान बाबू। मेरा निवेदन है कि कृपा करके यहाँ से चले जाइए। कैसे चला जाऊं? तुम्हारा ये तेवर देखकर भी चला जाऊं? परेश बाबू से बात किए बिना नहीं जाऊंगा मैं। सुचरिता, ये सब क्या हो रहा है? मौसी, आप ही हारान बाबू से कहिए कि यहाँ से चले जाएं। हारान बाबू, सुना आपने? लेकिन मौसी, आपने नहीं सुना कि सुचरिता क्या कह रही है? मैंने सब सुना है हारान बाबू, और सुचरिता ने जो भी कहा मुझे उस पर गर्व है। ठीक है मौसी, मैं जाता हूं, लेकिन इसका परिणाम आप सबको भुगतना पड़ेगा। मेरा समाज भी कोई निर्जीव नहीं है। महीम दादा, आज बाहर ही डेरा डाल रखा है? हाँ, छुट्टी का आनंद ले रहा हूं गोरा। आओ आओ, तुम भी बैठो। लीजिए, बैठ गया। अब बताइए। बुरा मत मानना गोरा, कहीं तुम्हें भी विनय की छूत तो नहीं लग गई? विनय की छूत? मतलब ये गोरा, आजकल तुम्हारा रोज उसी इलाके में आना जाना होने लगा है।
वहां जाना छूत है क्या? तुम्हें क्या लगता है वो कोई खाने की चीज है जो आज खाया तो कल खिलाया? वहां फंसे तो समझो फंसे मछली की तरह। गोरा, विनय का विवाह ललिता से पक्का हो गया है, ये तो तुम्हें मालूम है ना? मालूम है। तब उसके साथ हमारा व्यवहार नहीं चल सकता, और ये तो मैं तुम्हें पहले बता देता हूं। मैं मानता हूं दादा, लेकिन मां नहीं मानेगी ये, वो जरूर कुछ गोलमाल करेगी। देखा जाएगा। तुम्हारी कई बातों से मेरी सहमति नहीं है गोरा, लेकिन एक बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। मेरी कोई बात ठीक है, ये आप कह रहे हैं? हां गोरा, तुम कहते हो ना कि पृथ्वी पर अनेक प्रबल जातियों का नाश हो गया, लेकिन फिर भी कोई बात है जो भारत सदियों तक तरह तरह के आघात सहने के बाद भी आज तक खड़ा हुआ है। हां, क्योंकि हमने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी संयम और दृढ़ता से नियमों का पालन किया है। लेकिन इन्हीं नियमों में जो शिथिलता आ रही है वो भी तुम्हारे घनिष्ठ मित्र विनय के कारण। तो क्या ये स्वीकार करोगे? हरगिज नहीं। कुछ गोलमाल हुआ तो समझ लो कि शशिमुखी के विवाह में भी बाधा आ सकती है। ध्यान रखूंगा। गोरा, एक और मुश्किल भी सामने आ रही है। वो क्या? अविनाश से तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन समधी जी थोड़े से लालची लगते हैं। कैसे? ऐसा कुछ कहा क्या उन्होंने? नहीं नहीं, साफ तौर पर तो कुछ नहीं कहते, लेकिन लगता है कि लड़की के वजन के बराबर सोना लेंगे। क्या? अब बताओ भला, लड़की को जन्म देकर कोई गुनाह कर दिया? ये सोच तो ठीक नहीं है दादा। लड़के के पिता ऐसा सोचते हैं तो फिर हमें भी सोचना होगा कि ऐसे लालची परिवार से अपनी शशिमुखी का विवाह किया जाए कि नहीं। हाँ गोरा, सोचो। पर अविनाश से मुझे कोई शिकायत नहीं। हाँ, हो सकता है कि इस सारी बात का अविनाश को कुछ पता ही ना हो। संभव है। गोरा, एक बात और। क्या? विनय को निमंत्रण मत भेजना। क्यों? उस वक्त किसी तरह का हंगामा हो, ये मैं नहीं चाहता। ये तो मैं भी नहीं चाहता। पर मां को समझाना होगा। मां है कहाँ? अंदर है। मां! अरे गोरा, चिल्ला क्यों रहा है? मैं बहरी हो गई हूं क्या? तुमसे कुछ सलाह करनी थी मां। बैठ, पहले बता कहां से आ रहा है? परेश बाबू के घर से। बाहर दादा ने पकड़ लिया। मां, विनय की खबर तो सुन ली ना तूने? हाँ, और ये भी सुना है कि विनय के चाचा बहुत नाराज हैं। विवाह में शायद वे ना आए। उधर परेश बाबू को भी संदेह है कि ये विवाह हो भी पाएगा कि नहीं। तुझसे हुई कोई बात? नहीं तो, मुझे तो आज वो मिले ही नहीं। बेटा, मैं सोच रही थी कि अगर उन्हें कोई दिक्कत ना हो तो अपने घर के ऊपर का हिस्सा खाली पड़ा है, तो वहीं उनके विवाह की व्यवस्था करवा दी जाए। तेरा क्या ख्याल है बेटा? क्या ये ठीक रहेगा माँ? अरे ठीक क्यों नहीं रहेगा? मैं ना रहूंगी तो भला ब्याह का काम कौन देखेगा? वो अकेला विनय तो बेचारा मुसीबत में ही पड़ जाएगा। लेकिन माँ, ये ना हो सकेगा। क्यों ना हो सकेगा बेटा? विनय भी तो मेरा ही बेटा है। मैं भी उसे भाईवत मानता रहा, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। और महिम दादा भी नहीं चाहते कि हम विनय और ललिता के विवाह में शामिल हों। महिम कौन होता है, चाहने या न चाहने वाला? और फिर विनय अब उनके मत में दीक्षित होकर तो विवाह कर नहीं रहा है, फिर परेशानी क्या है? उसका अपना घर भी तो है ना माँ। वो अकेला है, वहां करेगा तो वहां भी हमें ही जाना पड़ेगा। यहाँ सभी को सुविधा रहेगी बेटा। तो कलकत्ता में घरों की कमी है क्या? जानती हूँ नहीं है कमी, लेकिन ये घर भी विनय का अपना घर है। हमारे होते हुए वो अनाथों की तरह किराए का घर लेकर विवाह करे, ये मुझे अखरता है। लेकिन माँ, उसका विवाह यहाँ हो, ये मुझे अखरता है। गोरा बेटा, ये बात ठीक नहीं है। फिर भी तुम अगर इस बात के इतना ही विरुद्ध हो तो मैं उसके विवाह की व्यवस्था कहीं और करवा दूंगी, परंतु ये सारा भार मुझे ही लेना होगा। मैं तो ये भी नहीं चाहता माँ कि तुम इस विवाह में शामिल हो। ये तू कह रहा है गोरा? विनय तेरे बचपन का मित्र, सखा, तेरे सुख दुख का साथी।
अरे उसके विवाह में मैं ही शामिल नहीं होंगी तो फिर और कौन होगा? नहीं माँ, तुम उसके विवाह में शामिल नहीं होगी। देख बेटा, माना कि विनय के साथ तेरा मतभेद हो गया है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तू उसका दुश्मन हो जाएगा। ऐसा कहना तुम्हारी ज्यादती है माँ। आज मैं अगर विनय की खुशी में शामिल नहीं हो पा रहा तो मेरे लिए यह बहुत ही दुख की बात है। तुम जानती हो मैं विनय को कितना प्यार करता हूं, लेकिन उसने मेरा दिल दुखाया है। समाज के नियमों को तोड़ा है उसने। तू किस समाज की बात करता है बेटा? इस समाज की संकीर्णता को तो मैं कब का छोड़ चुकी हूं। समाज भी मेरी चिंता नहीं करता तो तू भी मुझे छोड़ क्यों नहीं देता? मां, तुम्हारी इसी बात से मुझे बहुत तकलीफ होती है। जरा सोच बेटा, मैंने विनय को हमेशा पुत्रवत स्नेह दिया है। छोटा सा था तब से वो मेरे पास आता है। मैं जानती हूं उसे यहां आकर बड़ा सुख मिलता है। तू और विनय मेरी तो आंखें हो बेटा। मां, ये क्या मां, तुम रोने लगी? ये मुझसे देखा नहीं जा रहा मां। क्या करूं और क्या न करूं मैं? जब कोई बस नहीं चलता तो आंखों में विवश होकर आंसू ही उतरते हैं। मां, बहुत धर्म संकट में डाल दिया तूने। मैं मान भी जाऊंगा तो महिम दादा ना मानेंगे। जानती हो तुम कि विनय ने शशिमुखी के साथ। मेरे सामने विनय ने कभी नहीं कहा कि वो शशिमुखी से विवाह करेगा। दरअसल ये महिम की ही जिद थी। तुमने भी सब कुछ स्पष्ट नहीं किया और मान लिया कि जैसा तुम कहोगे विनय वैसा ही करेगा। विनय तुम्हारा जर खरीद गुलाम है क्या? विनय शुरू में ही मना कर देता ना। तुम 1 महीना जेल में रहे बेटा। जानते हो, तब विनय ही था जो गोरा बनकर मेरे साथ रहा और तुम्हारी कमी मुझे कभी महसूस नहीं होने दी। और आज मैं नहीं, ये नहीं हो सकेगा बेटा। ठीक है मां, तब मैं विनय से बात करता हूं। कैसी बात? यही कि विवाह के मामले में तुम्हें ना उलझाए। ठीक है, तू जो बात करना चाहता है कर, और जो मुझे करना होगा सो मैं करूंगी। शेष बात रह गई महिम की, सो उसे भी समझाऊंगी। समझाती रहना मां, मैं जाता हूं। चला गया। कितना हठी है तू। काश तू सच्चाई को जानता, काश तू माँ के दिल को समझ पाता बेटा। आनंद भाई, अरे भाई कहाँ हो? एक प्याला कॉफी मिलेगी? हाँ, इधर हूँ। कॉफी अभी मिलती है और आपसे एक बात भी करनी है। ये लो कॉफी। हाँ, मैं कह रही थी कि बोलो आनंद भाई। अरे वाह, कितनी अच्छी कॉफी बनाती हो तुम। अरे तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? गोरा से कुछ कहा सुनी हो गई क्या? आप तो हमेशा पूजा पाठ में लगे रहते हैं या फिर पढ़ने में। मुझे लगता है गोरा को अब एक और दिन भी धोखे में रखना ठीक नहीं। उसे सब बता देने का समय आ गया है। अरे ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी है? देखो, शशिमुखी का ब्याह शायद इसी फागुन में हो जाए। उससे पहले गोरा को ये जान लेना चाहिए कि वो वास्तव में कौन है। वो बात आज प्रकट करने पर मैं तो बड़ी मुश्किल में आ जाऊंगा। कैसी मुश्किल? क्या बताऊं आनंद भाई, मेरी तो पेंशन ही रुक जाएगी। पुलिस तंग करेगी सो अलग। क्या सफाई दूंगा और किस किस को दूंगा? देखो, मेरी मानो तो जो हुआ सो भूल जाओ और आगे कदम संभल कर रखो। अरे देखो तो, तुम्हारा शरीर कैसा शिथिल हो रहा है। तुम्हारे मन पर भी तो भार है ना। हाँ, हरे कृष्ण भली करेंगे। अभी मुझे भागवत में मन लगाने दो। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। परेश बाबू, विनय जब यहां आया ही नहीं तो वो गया कहां? बैठो गोरा, अच्छा हुआ जो तुम आ गए।
सुना है विनय के विवाह से उसके परिवार में कोई नहीं आ रहा, और अपने परिवार से भी शायद मैं ही अकेला होऊंगा। इसलिए सोच रहा था कि तुमसे परामर्श करूं। मुझसे क्यों? मैं तो इस सब में कहीं हूं ही नहीं। तुम उसके मित्र हो, और एकमात्र मित्र। लेकिन ये एकमात्र बंधन ही तो संसार में सबसे बड़ा बंधन नहीं है। गोरा, तुम क्या समझते हो कि विनय के इस निर्णय से कोई अन्याय या अधर्म प्रकट होता है? धर्म के भी दो पक्ष होते हैं परेश बाबू, एक नित्य पक्ष और दूसरा लौकिक पक्ष। धर्म समाज के माध्यम से ही प्रकाशित होता है, इसलिए उसकी अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। नियम तो असंख्य हैं गोरा, लेकिन सभी नियमों से धर्म ही प्रकाशित होता है, ये मान लेना भी हमें गलत निर्णय की ओर ले जा सकता है। हाँ, लेकिन समाज के माध्यम से जो धर्म प्रकाशित होता है, अगर हम स्वयं को उसके अधीन ना करें तो समाज टूटने लगता है। माना समाज के लिए यह जरूरी है, लेकिन पेड़ पौधों की तरह से अनचाहे मन से सभी नियमों को मानते चले जाने में ना नियमों की सार्थकता है, ना मनुष्य की। और मेरा मानना है कि पहले समाज को मानकर चलने में ही हमारी चेतना निर्मल होती है। विरोध कई बार बाधा भी है और गलत दिशा में भी ले जाता है। विरोध और बाधा के लिए तो सच्चाई की परीक्षा करना संभव नहीं है गोरा। ऐसा ना होता तो हमारी मनीषा कभी विकसित ना हो पाती। समझता हूं, लेकिन देखिए, इधर सैकड़ों लोगों द्वारा किए जा रहे धार्मिक आयोजन ही हमें हमारी पहचान देते हैं। भारत की पहचान के ये प्रतीक हैं परेश बाबू, और इन्हें स्वीकार किए बिना हम अंग्रेजों की दास्ता यानी गुलामी से मुक्त नहीं हो सकते। आज प्रश्न व्यक्तिगत स्वाधीनता का नहीं, देश की स्वाधीनता का है। गोरा, मैं मनुष्य की स्वाधीनता को फिर भी महत्व देता हूं। इसी स्वाधीनता पर की गई चोट से हम नित्य सत्य को जान पाते हैं। खैर, मैं सोचता था कि मैं इस विवाह से अलग हट भी जाऊं तो तुम संभाल लोगे, लेकिन अब यह काम शायद मुझे अकेले ही करना होगा। बाहर मेरे साथी मेरी प्रतीक्षा में हैं। मैं चलता हूं परेश बाबू। ठीक है। अभी आप सुन रहे थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के उपन्यास गोरा पर आधारित रेडियो धारावाहिक गोरा की 12वीं कड़ी। इसका निर्देशन किया दीपक त्रिपाठी ने। रेडियो नाट्य रूपांतर किया प्रताप सहगल ने। ध्वनि अंकन किया शालिनी शर्मा ने। ध्वनि संपादन किया गोपाल रावत ने। और इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे हर्ष बाला, S.K. बत्रा, नरेंद्र जोशी, कीमती आनंद, दीपा रॉय, मदन डोगरा, कुमकुम जैन, सादिया रहमान, फ्लोरा बोस, लोकेश मित्तल, किशोर सहजानी, अंशुल वर्मा, श्याम अरोड़ा और पारस शर्मा। इस धारावाहिक की अगली कड़ी आप सुनेंगे कल इसी समय। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।